नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है और सबसे बड़ी दौलत भी हमारी स्वास्थ्य ही है। लेकिन तब हम ये समझ पाते हैं जब हम इस दौलत के खो देते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ आज का कार्यक्रम है हमारा। और इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका पुष्पांजलि शर्मा जी। तो पुष्पांजलि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी मैम, तो आप जो जैसे एज ग्रुप होती है, 3 एज ग्रुप है, युवा, बच्चे और बुजुर्ग, तो इन तीनों एज ग्रुप के लिए किस तरह का योगा हमें करना चाहिए, उसको कुछ आप बताएं। बिल्कुल, योग जो है आपको वर्ग बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेहत सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुज़ुर्ग हों। इन तीनों के लिए योग उतने ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो हम सही तरीके से जी नहीं पाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। योग उसी तरीके से बच्चे के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात समझने के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो या युवा हो, हर व्यक्ति को उतनी ही ऊर्जा की ज़रूरत है जितना कि वो उनको आवश्यकता है, जिस ऊर्जा से वो अपने पूरे दिनचर्या को सही तरीके से चला सके। योग में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको करने के बाद हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों का दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं रह रहा है, वो एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर एकाग्रचित बच्चों को करना है तो उनके लिए ध्यान योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर युवा है, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको उतनी ताकत महसूस नहीं हो रही है, उतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं जितना पूरे दिन उनको मिल रहा है, तो उस टाइम उनको आसनों की बहुत ज़रूरत होती है। तरह तरह के आसन हैं, प्राणायाम है, जिससे वो इतनी एनर्जी उनकी बॉडी में हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरे दिन को अपने अच्छे से कर सकते हैं। बुज़ुर्गों को एनर्जी वक्त के साथ साथ ख़त्म होता है, तो उनका हाथ पांव सही ढंग से काम करे, जैसे साटिका हो गया या आपको ऑर्थराइटिस हो गया, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो जैसे जैसे हमारी एज ढलती है वैसे वैसे हमारी एनर्जी ख़त्म होती जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जिनसे उनको रिकवर किया जा सकता है। तो क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है कि इसी टाइम पर हमें योगा करना चाहिए? कौन सा सही टाइम होता है योगा करने का और परफेक्ट टाइम होता है? बिल्कुल, मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में अगर हमें खान पान के बारे में सही जानकारी है, क्योंकि योग जब भी हम करते हैं, सुबह योग करना इसलिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि आप रात में अगर 8 बजे खाना खा करके सोते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटे का गैप मिल जाता है। मॉर्निंग में आप अगर 8 बजे योगा स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 12 घंटे का गैप मिलता है। आपका पेट खाली होता है, आप दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होकर के आप आराम से योग करिए तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। सुबह का टाइम बिल्कुल शांत सा माहौल होता है, बहुत भाग दौड़, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं होता है, बहुत शोरगुल नहीं होता है, तो उस टाइम हमारा योगा करना सबसे बेस्ट टाइम होता है। बट अगर फिर भी आपको सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के टाइम, जब सूर्यास्त हो रहा है उस वक्त अगर आप योग अपनाते हैं और उस टाइम अगर टाइम निकालते हैं, 1 घंटे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो भी बहुत बेहतर टाइम होता है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये बताएं मैम कि क्या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं क्या वो भी योगा कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो किस तरह का योगा कर सकती हैं और किस टाइम तक योगा कर सकती हैं वो? एग्जैक्टली, गर्भवती महिलाओं को योग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले के ज़माने में देखा जाए तो औरतें जब गर्भवती होती थीं तो घर के कार्य भी बहुत अच्छे से करती थी, जिसकी वजह से उनकी नसें, उनके वेन्स, उनकी एक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सब चीज़ सही ढंग से होती थी, तो बच्चे को नॉर्मली बर्थ करती थी। आज के टाइम में ज़्यादातर केसेस जो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा आपको ऑपरेशन के थ्रू बच्चे अननेचुरल पैदा हो रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से माँ और बच्चे दोनों कमज़ोर होते हैं कि अगर आप अननेचुरल चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है
के थ्रू आप नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे। और इसको 3rd सेमेस्टर 3 सेमेस्टर्स में बांटा गया है, यानी पहले से 3 महीने तक के आसनास अलग अलग हैं, फिर 3 से 6 महीने का है, फिर 6 से 9 महीने का है। तो हम बिल्कुल आज योगा करके, कल भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बर्थ किया है, बच्चे को जन्म दिया है और बहुत स्वस्थ बच्चा आया है इस दुनिया में, माँ भी बहुत स्वस्थ रही हैं। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीनों का टाइमिंग, तीनों के आसनास, उनके समय 45 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट तक हम ले करके जाते हैं। ओके मैम। और जैसे कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई है, लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर में रहते हैं और इतना टाइम नहीं मिल पाता है लोगों को कि वो स्पेशली कुछ स्पेसिफिक टाइम निकाल सकें, कुछ अलग से टाइम निकाल सकें उस चीज़ के लिए, चाहे डॉक्टर्स हों या वो हाउसवाइफ हों। तो उनके लिए कुछ ऐसे योगा आप बता सकती हैं जो वो अपना काम करते करते अपने रूटीन में, डेली रूटीन में वो इन्वॉल्व कर सकें, जिसको वो कर सकें? सबसे पहले तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाना, ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। अगर हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर कुछ भी सही ढंग से आप नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज़ आप सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। तो ये कहना कि हम इतने व्यस्त हैं कि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आपको अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। हो सकता है कि अगर जो डे रूटीन आप 5 बजे से स्टार्ट कर रहे हो उसको आप 4:30 बजे कर दो, आधे घंटे अपने लिए टाइम रखो। और जो मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो आप अपने निकालिए, जब आपके परिवार के अन्य लोग सो रहे होते हैं, जब आपको कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है या किसी काम के लिए कोई बोलने वाला नहीं, तो वो आधे घंटे आपको अपने लिए रखना चाहिए। और इसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली तैयार नहीं हैं तो आप ये कार्य आप दिन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी भी उठाए और करना स्टार्ट कर दिए। इसके योग में एक संस्कृत श्लोक है, योगा अथ अनुशासनम। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो फिर आप ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से नहीं जी रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इतने व्यस्त हों। तो सबसे पहले आप मेंटली तैयार हों कि आपको अपने लिए खुद करना है, भले ही वो आधे घंटे ही क्यों ना करें। अच्छा मैम, किस तरह का हम लोगों को भोजन लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें? क्योंकि आजकल छोटे से बच्चों से लेकर के बड़े बुज़ुर्गों तक एक तरह की बीमारी आपने देखी होगी, डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल दिख रही हैं, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। तो क्या किस तरीके का खान पान हम लोगों को लेना चाहिए? खान पान योग के नियम के अनुसार हम जिस धरती पे रह रहे हैं या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, मान लीजिए मैं वाराणसी में रहती हूँ, तो हमारे वाराणसी की मिट्टी में जो उपज रहा है वही भोजन हमारे लिए सबसे सेहतमंद है, क्योंकि हम उस वेदर में रह रहे हैं, उस मौसम को झेल रहे हैं, उस मौसम को देख रहे हैं कि वो हमारे बॉडी पे कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर आप ठंड की बात करें तो ठंड में आंवला है, पालक है, बथुआ है। हर सीज़न में भगवान ने नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई हैं। अगर हमें ठंड में आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें हरी सब्जियां, विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है तो आंवला जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो इस अगर गर्मियों में देखें विटामिन डी तो आप मैंगो ज़्यादा देखेंगे, आम की। तो भगवान ने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बना रखी, फिर भी हम क्यों भटकते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि योग में एक यौगिक डाइट हम बोलते हैं उसको, जैसे हम लंच को और ब्रेकफास्ट को इम्पोर्टेंस ना देके हम ब्रंच को देते हैं कि आप 10 से 11 बजे तक आप अपना पूरा खाना खा लें। उसके बाद दोपहर में हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें। स्नैक्स में अब ये नहीं कि आप पिज्ज़ा बर्गर खाने लगें या चिप्स पापड़ खाने लगें। आप बिल्कुल चना, भुना हुआ चना खा सकते हैं, उसके साथ एक गिलास शरबत ले सकते हैं, नींबू का, गुड़ का, दही का। उसके बाद आप रात में 6 बजे कोशिश करें कि 6 से 7 के बीच में आप अपना भोजन ले लें। और भोजन रात का बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के 4 घंटे बाद ही आप बिस्तर पे सोएं तो वो भोजन आपको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं तो वो आपको फिर फैट में कन्वर्ट होने लगता है। बहुत सिंपल सा रेशियो है कि अगर आप 1400 कैलोरीज पूरे दिन में खा रहे हैं तो कम से कम आप उसमें से 1200 तो जलाइए। बाकी जो बचेगा वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर उससे ज़्यादा आप करते हो तो आपको फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो भोजन का बहुत सादा तरीका है, जो सीजनली जो सीजन में है आप वही खाइए। बिल्कुल ब्रोकली और ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए जो हमारे यहाँ उपजाऊ नहीं है, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। बहुत सिंपल सा साधारण सा खाना होना चाहिए और उतना ही खाइए जितना कि आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ना अधिक कोई चीज़ लीजिए ना बहुत कम लीजिए। तो भोजन का संतुलन बनाए रखिए। सबसे संतुलन अच्छा बनाने का तरीका है कि जिस वेदर में जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसको भरपूर मात्रा में लीजिए और
प्रभु ने वो डिज़ाइन करके भेजा हुआ है, आपके मौसम के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें दी हैं, बस आपको देखने की और सजग रहने की ज़रूरत है। हाँ, हम लोग आजकल वो पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे, जंक फूड बिल्कुल, के जो पीछे हमारे यहाँ बहुत जो ज़्यादा चीज़ें भाग रहे नहीं हैं। हो रही हैं आपको उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, इनफैक्ट नुकसान ही करती है। और भोजन के बारे में एक बड़ा सही सा लॉजिक है कि कोई भी भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं और उससे आपको लगता है कि अपच हो रहा है 3-2 घंटे के बाद, अगर वो भोजन से कच्ची डकार आ रही है या कुछ इस तरीके की अपच की प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स वो फूड आपको सूट नहीं कर रहा है। या तो आप उसकी मात्रा कम कर दें या फिर उसको बिल्कुल बंद करके अपने भोजन में दूसरी चीज़ों को शामिल करें जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है। ठीक है मैम। और ये बताएं मैम कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, वही हमारी आगे की जनरेशन भी है, तो उनको किस तरीके से प्रेरित किया जाए योगा के लिए, और क्या बच्चों को योगा करना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है हमारे सोशल सर्कल में, हम बच्चों के हाथ में पैदा होते ही मोबाइल देख रहे हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं उनको। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा, ग्लासेस लग जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो घर के बड़ों को इस चीज़ को लेकर के सचेत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो अगर घर के बड़े लोग अगर योग करना स्टार्ट करेंगे और उनको साथ अपने बिठाएंगे तो बच्चे नकल बहुत तेज़ करते हैं। तो योगा की स्टार्टिंग तो पेरेंट्स से ही स्टार्ट होगी, उसके बाद दूसरा जनरेशन आता है, दूसरा स्टेप आता है आपके स्कूल में। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल पूरी तरीके से स्कूल में एक नियम होना चाहिए कि योग से ही स्टार्ट करें, कुछ मंत्रा से स्टार्ट करें, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। जी मैम, तो आपसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके लिए बहुत सारी बातें आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत ही वाइल्ड उसमें चला जाएगा और समय हम लोगों के पास बहुत कम है। तो इसके लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और इस प्रण के साथ समाप्त करते हैं कि हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में योगा को सम्मिलित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।